द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? द वर्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है वो कहाँ से अराइज हुआ है? द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ओके, लैटिन वर्ड के कॉन्ट्रैक्टम से आया है आपका ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्टम का क्या मीनिंग होता है लैटिन वर्ड में? दैट मीन ज्वाइनिंग टुगेदर। ज्वाइनिंग टुगेदर मीन्स दो लोगों को मिलाना, दो लोगों का मिलना। तो इसमें दो लोग ही मिलते हैं। कोई भी हम परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें दो लोग ही, तो दो पार्टी तो होती हैं, एक परचेज करने वाली, सेकेंडली सेल करने वाली। ओके, या एक सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा सर्विस रिसीवर। ओके, सो ज्वाइनिंग टुगेदर। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें क्या है ना, एग्रीमेंट को समझना ज़रूरी है। ओके, एग्रीमेंट क्या होता है आपका? एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें एग्रीमेंट को जानना ज़रूरी है, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर, लाइक सपोज कि मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहती हूँ 10,000 रुपीज़ में। ऑफ़र है, ऑफ़र किया है मैंने। तो सपोज़ कि ऐसे ही आपकी कोई फ्रेंड है या मेरी कोई फ्रेंड है, वो ऑफ़र करती है कि नहीं मैं 10,000 में नहीं 8,000 में परचेज़ करने के लिए रेडी हूँ। तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस है। ओके, तो जब कोई पर्सन ऑफ़र करता है और सेकेंड पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, सो दैट्स बिकम एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट बन जाता है। अब जो आपकी एग्रीमेंट, सो एग्रीमेंट की डेफिनेशन गिवन है आपकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E। ओके, सेक्शन 2 सब सेक्शन E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपकी डेफिनेशन गिवन है एग्रीमेंट की। क्या डेफिनेशन गिवन है? एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ओके, प्रपोजल मीन्स ऑफर ही होता है। ओके, सपोज कि मिस्टर एक्स जो है वो ऑफ़र करता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में। ओपनली उसने बोला, तो अब जो भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेगा 10 लाख रुपीज़ या उससे लेस दिन में, तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो जब एक ऑफ़र को, जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो दैट्स बिकम एन एग्रीमेंट। अगर जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक वो सिर्फ ऑफ़र ही रहेगा, एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। फाइन। तो एक्सेप्टेंस के लिए ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्या है? फर्स्ट, ऑफ़र या प्रपोजल होना चाहिए, सेकेंडली एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस ऑफ़र या प्रपोजल की। फाइन। देन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, एक्सेट्रा। ओके, सो मेजर हैं आप मेनली आपके जो एग्रीमेंट वो 3 हैं, सोशल, डोमेस्टिक और कमर्शियल। सोशल एग्रीमेंट सोसाइटी से रिलेटेड होता है। सोसाइटी मतलब आप अपनी सोसाइटी में अपने नेबर से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट। सपोज कि आपने अपनी फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया है, तो वो क्या है? सोशल एग्रीमेंट है। और सपोज़ कि अगर आपकी फ्रेंड जो है को आपने इनवाइट किया है डिनर पे, या वो नहीं आ पाए तो क्या आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे? नहीं कर सकते, नहीं। आई इट्स ओके। ओके, सो वो है सोशल एग्रीमेंट जो आप अपने नेबर के साथ करते हैं, अपने कलीग्स के साथ करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है, फैमिली मेम्बर्स लाइक पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, सिबलिंग्स के बीच में होता है, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में होता है। लाइक सपोज़ कि आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप इस ईयर, ओके, जो बी ईयर में हैं आप, सपोज़ कि अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट होते हैं तो आपको न्यू मोबाइल जो है मिलेगा। ठीक है, तो सपोज़ कि अगर आप जो है फर्स्ट डिवीज़न से भी पास हो गए, तो क्या आपको अगर मोबाइल नहीं दिया पेरेंट्स ने, तो आप उसके लिए उनके ऊपर केस फाइल कर देंगे? नहीं कर सकते। ओके, तो वो क्या है? आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट, क्योंकि ये क्या होता है? जनरली लव एंड अफेक्शन की वजह से होता है। देन है कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो सारे ही आपके परचेज एंड सेल से रिलेटेड होते हैं। मतलब मार्केट में आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं ना, परचेज और सेल से रिलेटेड, दोज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट। लाइक सपोज़ कि आप बुक शॉप पर जाते हैं और आपको बुक अगर परचेज़ करनी है, आप शॉपकीपर को बोलते हैं मुझे पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो वो क्या है? आपको बुक दे देगा और उसके लिए आप अगेन पेमेंट कर देंगे, तो वो क्या है? कमर्शियल एग्रीमेंट। या फिर जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं, वो सब क्या है? आपके कमर्शियल एग्रीमेंट है। ओके, सो इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट ये प्री अजम्पशन होती है कि कमर्शियल एग्रीमेंट के लिए पार्टीज़ जो हैं वो लायबल होंगी ही होंगी अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, जो कि अराइज हुई है ड्यू टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ओके, बट इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक में
प्री अजम्पशन नहीं होता है अगर पार्टी ये एक्सप्रेस कर देती है, ओके, एक्सप्रेस कर देती है कि अगर आपने नहीं, सपोज़ कि जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स को बोलता है कि अगर आपने मोबाइल नहीं दिया ना तो मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दूँगा, ओके, तो वो क्या है आपका, तब हो जाएगा आपका इन्फोर्सिबिलिटी। लेकिन जब तक नहीं एक्सप्रेस किया है तब तक नहीं होगी। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट में ये प्री अजम्पशन होती है कि होगा ही होगा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, आप पार्टी को एनफोर्स कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज़ द एरिया ऑफ एग्रीमेंट। एरिया ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट जो है नैरो टर्म है। कैसे वाइडर है, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या है, वो आपके ये ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, लीगल है, वॉइड है, इलीगल है। इलीगल एग्रीमेंट पता है आपको, जो किसी को हार्म करने का, लोगों लाइक सपोज़ कि आप किडनैप करने का, किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, तो वो क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ है वो ज़ीरो होती है। आपने सुना होगा ना, नल एंड वाइड होता है। नल एंड वाइड का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं पर। सपोज़ कि आप जो है अपनी ऐसी कार को सेल करने का प्रॉमिस करते हैं अपने फ्रेंड से जो कि ऑलरेडी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई है, ओके, सो दैट इज़ एन वॉइड एग्रीमेंट, ओके। तो अब इन वॉइड एग्रीमेंट में से कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसमें एनफोर्सिबिलिटी हो। तो एनफोर्सिबिलिटी किस में होती है, सिर्फ कमर्शियल वाले में होती है। ये प्री अजम्पशन के बेस पे बता रहे हैं हम, ओके, प्री अजम्पशन के बेस पे सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें एनफोर्सिबिलिटी हो, दैट मीन बाय कमर्शियल एग्रीमेंट। बाकी भी बन सकते हैं बट अगर उसके लिए एक्सप्रेस किया हो एग्रीमेंट में देन ओनली। तो इस हिसाब से आपका जो एरिया ऑफ एग्रीमेंट है क्या है, वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक पार्ट है आपका एग्रीमेंट का। Fine, so let's see the meaning or definition of contract finally. A contract is an agreement, okay, contract एक agreement है which creates legal obligation, okay, वो agreement contract है जो कि legal obligation create करता है। तो legal obligation जो है वो किस में create होता है, commercial में ही create होता है, generally, okay, generally। And rights between two or more than two person, thus a contract is legally binding agreement, okay। so contract क्या है, वही agreement contract होता है जो parties को legally bind करे या फिर जो legal obligation create करे between the parties। अब जितनी भी party involve है contract में, two भी हो सकती है, more than two भी हो सकती है। जैसे किसी firm के साथ करते हैं तो वो तो वहाँ पर तो बहुत सारे members होते हैं, so more than two हो गया। कोई दो individual कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, दो पार्टी होंगी सिर्फ, फाइन। सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। क्या डेफिनेशन गिवन है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ, ओके। कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जिसे हम एनफोर्स कर सकते हैं। एनफोर्स मतलब फोर्स कर सकते हो आप पार्टी को कि अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो। अगर नहीं करता है फिर भी तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करके भी उसको फोर्स कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, फाइन। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए टू एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। क्या टू एसेंशियल एलिमेंट्स है, फर्स्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, सेकेंडली एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, ओके। लॉ के थ्रू हम उसको एनफोर्स कर सकें। मीन्स कि अगर पार्टी जो है फेल हो जाती है तो एग्री पार्टी जो है वो केस फाइल कर सकती है और रेमेडीज़ के लिए सूट कर सकती है, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्क्रिप्शन, ओके। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका सेक्शन का ही है। सेक्शन मीन्स डेफिनेशन जो गिवन है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर गिवन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पर गिवन है आपकी, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। देन है फॉर्मेशन के लिए क्या इक्वेशन है आपका, एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है आपका, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ से। एंड स्कोप एज आई सजेस्ट कि एग्रीमेंट में क्या है, बहुत सारे आपके टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, ओके। सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट। तो क्या है, इट इज़ अ वाइडर टर्म। बट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आपका कमर्शियल होता है या फिर डोमेस्टिक और सोशल में से वो होगा जो एनफोर्सिबल है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी नैरो टर्म है। देन है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब पार्टी जो है
पार्टी को हम फोर्स कर सकते हैं थ्रू दी कोर्ट, थ्रू दी केस फाइल। ओके, तो इसमें क्या है एग्रीमेंट में वो के उसके लिए आप पार्टी को फोर्स कर सकते हैं जो कि आपका वैलिड हो। ओके, सो एन एग्रीमेंट मे नॉट बी क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। मे नॉट कब नहीं होगा, जैसे आपका सोशल में नहीं होता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में नहीं होता है लीगल बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। ओके, बट कमर्शियल में होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा ही पार्टी ऑब्लिगेट्स होती हैं। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब इन्फोर्सिबिलिटी हो, जब ऑब्लिगेशन अराइज हो पार्टी का। ओके, देन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, बाइंड कब होंगी, जिसके लिए वो लायबल थे ऑब्लिगेटली। ओके, सो नॉट ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द पार्टी, हमेशा नहीं होगा। कब होगा, जब वो इन्फोर्सिबिलिटी होगी। कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा ही लायबल होती हैं दोनों पार्टियाँ। डिपेंडेंसी मीन्स जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड है या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर डिपेंड है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इक्वेशन है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो एग्रीमेंट होगा तभी एनफोर्सिबिलिटी होगी, और जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो एनफोर्सिबिलिटी का तो मतलब ही नहीं होता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे, बट एग्रीमेंट डिपेंड नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट का एक पार्ट है। ये तो वाइडर टर्म है, ये आपका नैरो टर्म है, इसका एक पोर्शन है ये। ओके, इसलिए ये डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट पे। फाइन, देन है टाइप्स। कितने टाइप्स के एग्रीमेंट है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। आपके सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट है, वॉइड है, वैलिड है, वर्डेबल है, इलीगल एग्रीमेंट है। ओके, और देन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हमेशा वैलिड होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही आपको, वैलिड जो होते हैं एग्रीमेंट वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। फाइन, और जैसे हमने डिपेंडेंसी की बात की, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट पे। तो यहाँ पे एक सेइंग है, एक कहावत भी है। क्या कहावत है, आपने सुनी भी होगी, वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ ए फायर। मीन्स जहाँ पर धुआं उठता है वहाँ फायर तो होती ही है। विदाउट फायर देयर कैन बी नो स्मोक। ओके, विदाउट फायर कोई धुआं नहीं निकलता। तो सेम यहाँ पर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट हुआ होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, आप ये पॉइंट ज़रूर लिखना जब भी आपका डिपेंडेंसी हो या फिर जब ये क्वेश्चन हो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ओके, तो भी फाइन। देन है नेक्स्ट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सेकेंड पॉइंट था ना, सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एग्रीमेंट की बात हो गई। देन सेकेंड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आती है, आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस गिवन है। ओके, कुछ कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कंडीशन फुलफिल अगर होती हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या फिर उसमें एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है। एनफोर्सिबिलिटी मतलब उसको आप थ्रू दी कोर्ट फोर्स कर सकते हैं पार्टी को टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। फाइन, सो कैसे आती है इन्फोर्सिबिलिटी, ये गिवन है आपके सेक्शन 10 में। याद रख सकते हैं आप। कैसे सेक्शन 10 को याद रखेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना वो 10 ही है। 10 कंडीशन है गिवन इन द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, वो तो यूजुअल है ही। जनरली कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो एटलीस्ट 2 पार्टी रिक्वायर्ड होती है। वन शुड बी बायर एंड अनदर इज सेलर। ओके, कुछ भी आप सेल कर रहे हैं तो उसको परचेज़ करने वाला पर्सन होना चाहिए, और कोई भी पर्सन अगर कुछ परचेज़ करना चाहता है तो उसका कोई सेलर पर्सन भी होना चाहिए। ओके, सो दिस इज मीन बाय दिस। नेक्स्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। सपोज कि आप सेल करना चाहते हो कुछ, तो ये कैसे पता चलेगा अनदर पर्सन को, जब तक कि आप ऑफर नहीं करेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की इंटेंशन माइंड में रखा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं किया। ओके, तो हाउ द पार्टी विल गेट टू नो कि आप सेल करना चाहते नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको ऑफर करें कि आप सपोज अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं 10 लाख रुपीज़ में, आप ऐसा बोलें। ओके, एक्सप्रेस करें। और सेकेंडली, जो पर्सन परचेज़ करना चाहता है ना वो भी आपको बोले कि ठीक है मैं 10 लाख में परचेज़ करना चाहता हूँ, या उससे ज़्यादा में, उससे कम में, ऐसा उसको बोलना ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं करता है, माइंड में उसने बना लिया कि ठीक है मैं परचेज़ करूँगा, लेकिन आपको मीन्स ऑफरर को अगर नहीं बताया है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ओके, हर एक पॉइंट का हम सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप मीन्स पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करनी है उनका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए।
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मीन्स कि आपको ये इंटेंशन होना चाहिए कि अगर जो हमारी सेकंड पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट करती है अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे, उसको थ्रू दी कोर्ट फोर्स करेंगे। ओके, ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए। सपोज जैसे आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट जैसे कि फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि आपको न्यू मोबाइल फ़ोन मिलेगा अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट होते हैं, तो अगर वो नहीं आपको दे पाए तो क्या आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे? ओके, नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके, बट अगर एक्सप्रेस फॉर्म में है, एक्सप्रेस मतलब दो आपने रिटर्न में लिखा हुआ है प्रॉपर कि अगर आप मुझे मोबाइल नहीं देंगे तो मैं आपको थ्रू दी कोर्ट फोर्स कर सकती हूँ, और इस बात के लिए आपके फादर ने भी साइन किया है, आपने भी साइन किया, ऑथराइज़ किया है उस डॉक्यूमेंट को, तो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ तो पता चल रहा है ना लीगल रिलेशनशिप है, और अगर जब तक नहीं आपने ये सब कराया तो लीगल रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा इन केस ऑफ डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया। बट इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न फॉर्म में करें और उसके ऊपर साइन करें तभी वो इंटेंशन होगी। ओके, इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट ये प्री एजम्पशन होती है कि पार्टी की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, तो वो इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि अगर परचेजर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल करके भी अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। फाइन, सो दैट मीन बाय लीगल रिलेशनशिप। देन है फ्री कंसेंट। कंसेंट मीन्स क्या होता है? अपनी मर्जी देना। ओके, एट विल। आप रेडी है टू परचेज, आप रेडी है टू सेल दी प्रोडक्ट और दी प्रॉपर्टी एट योर विल। ओके, अपनी मर्जी से। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आप एट द पॉइंट ऑफ गन और एट द पॉइंट ऑफ नाइफ बोल रहे हैं आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे सेल करोगे 10 लाख रुपीज़ में या नहीं करोगे। ओके, तो अगर यू विल नॉट सेल आउट तो आई विल सूट यू, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है पर्सन को थ्रू दी कोअर्जन, थ्रू दी फ्रॉड आपने उसको एग्री करा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। मीन्स एनफोर्सेबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मीन्स एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टी टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कोई पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब कैपेबल होगी, कब कैपेबल होती है? जनरली है जैसे आपको वोट करने के लिए क्या कंडीशन रखी है? यू मस्ट बी 18 ईयर्स। ओके, 18 ईयर्स की ये जो कंडीशन है वो क्यों रखी है? क्योंकि 18 ईयर्स के पास बाद क्या है, पर्सन मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है मीन्स कि वो एक रैशनल डिसीजन ले सकता है कि क्या उसके लिए सही है, किस पार्टी को वोट देना उसके लिए सही है, कि सोसाइटी के लिए सही है, ओके, कंट्री के लिए सही है। वो रैशनल डिसीजन ले सकता है। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम भी पर्सन को ये मतलब वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको समझ सके कि वो उनके लिए उसके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और कितनी हार्मफुल है। ओके, तो कौन कौन पर्सन जो है कैपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एक माइनर नहीं होता है, एक अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होता है, सेकेंड एंड थर्डली डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ओके, ये 3 लोग आपके नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बाकी सारे लोग कर सकते हैं। माइनर पता है जो बिलो द 18 ईयर्स है। अनसाउंड माइंड पर्सन, जो अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है? लाइक सपोज कि कोई इडियट है या लुएंटिक है या कोई ड्रिंकर है, लाइक कोई ड्रिंकर पर्सन है, अगर उसने ड्रिंक किया तो वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्यों नहीं कैपेबल? क्योंकि वो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो समझ सके टर्म एंड कंडीशंस को। ओके, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जो कि लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई होता है। लाइक सपोज जिसको इम्प्रिजमेंट होता है या जिसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल हो चुका हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज 6th, लॉफुल कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट मीन बाय कंसिडरेशन हियर? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन एक्सचेंज। मीन्स अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन से भी आपको कुछ रिसीव होना चाहिए, फ्री में ना करें। लाइक सपोज अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं, यूजुअली मंथली डोनेशन देते हैं आप किसी एनजीओ को या किसी ट्रस्ट को देते हैं, और सपोज़ कि किसी मंथ या किसी ईयर आप नहीं दे पाए, तो क्या वो आपको फोर्स कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि उस आपके रिटर्न में तो वो कुछ नहीं दे रही थी ना आपको, ट्रस्ट या एनजीओ, इसलिए नहीं कर सकती है। ओके, तो ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टी में कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। लाइक सपोज़ कि आप जो है किसी की कंसल्टेंसी, किसी की सर्विसेज लेते हैं। सर्विस कैसे लेते हैं? लाइक आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली है किसी पर्सन, किसी सीए की आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली है, किसी लॉयर की आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली है,
तो बदले में आपको पेमेंट करना होगा उसकी जो भी फ़ी होगी। ओके, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो लीगल होंगे, लॉफुल होंगे। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। आप अगर सपोज़ कि कोई भी शॉपकीपर से बुक परचेज़ कर रहे हैं तो बदले में आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। सो पेमेंट करते हैं तभी आप कंसिडरेशन अराइज हो रहा है। अगर सपोज़ कि आपने पेमेंट करा, उसके बाद आपने जो बुक परचेज़ की वो या तो आपको सेकेंड हैंड थी या फिर उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे, तो आप उसके रिटर्न करने के लिए आपके पास राइट है। ओके, और जो शॉपकीपर है वो भी लीगली बाइंड होगा कि अपनी बुक्स को रिटर्न करे, क्योंकि आपने उसको पेमेंट किया था। अब लॉफुल का मतलब क्या है यहाँ पर कि लीगली समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। सपोज़ कि आपने बैंक में जॉब के लिए आपने किसी एजेंट को, किसी मीडियोकर को पैसे दिए, आपने बोला 10 लाख रुपीज़ दिए और उसको बोला मेरी बैंक में जॉब लगवा दीजिए। ओके, आपने मीडियोकर को दे दिए पैसे। अब बाद में अगर वो आपकी जॉब नहीं लगवा पाया तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं टू रिटर्न योर मनी, बिकॉज जो आपने अमाउंट दिया, जो कंसिडरेशन दिया वो इलीगल था। ओके, लॉफुल काम के लिए नहीं था, लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं था, दैट इज़ वाई। ओके, सो ये ज़रूरी है कि कंसिडरेशन तो ठीक है बट वो भी लॉफुल होना चाहिए। देन द नेक्स्ट कंडीशन इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो भी क्या है, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मीन्स लीगल होना चाहिए, किसी को हार्म करने का नहीं होना चाहिए। किसी को सपोज आप बोल दें, जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, मैरिज होती है हीरो हीरोइंस की, और जो विलन होता है हीरोइंस को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ऑब्जेक्टिव, तो वो क्या है, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। देन सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेनिटी मतलब कि जो अनसर्टेन बल्क है उसमें से कुछ गुड्स को सिलेक्ट करना। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कंपनी क्या है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट शो करती है, उसमें से आप जो प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, सर्टेनिटी हो जाती है। फाइन। पॉसिबिलिटी मतलब कि पॉसिबल होना चाहिए जो भी आप पर्पस रखा है कॉन्ट्रैक्ट का। आपको बोले कोई आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, तो इज़ इट पॉसिबल, नो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इम्पॉसिबल होगा। सपोज ऐसे ही कि अगर आपको डॉक्टर जो बोले कि आप मुझे 1 करोड़ रुपये दो, आपका ये जो डेथ पर्सन है मैं उसको अलाइव कर दूंगा, ओके, उसको ज़िंदा कर दूंगा, मुझे 1 करोड़ रुपये दो, आप उसको दे देते हैं, तो क्या वो इज़ इट पॉसिबल कि किसी डेथ पर्सन को अलाइव कर दिया जाए? नहीं है। तो अगर आपने फिर भी दे दिया है, आप पैसा उसको कंसिडरेशन दे दिया ये जानते हुए भी, तो आप उसको लेने के लिए आपको लेने के लिए उसके राइट नहीं है। मीन्स जो डॉक्टर है वो लायबल नहीं होगा टू रिटर्न टू यू मनी। ठीक है। द नेक्स्ट इज एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द एक्ट। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ना, उसमें कुछ टाइप्स ऑफ ऐसे एग्रीमेंट है जिनको बताया है, जो एक्सप्रेस किया है कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो वॉइड ही माने जाएंगे हर एक सिचुएशन में, चाहे आपकी ये बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, लेकिन फिर भी अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होंगे। वॉइड मतलब ज़ीरो उनकी वैल्यू होगी। ओके, क्या है वो आपके कुछ है, लाइक सपोज फर्स्ट है रेस्ट्रेंट टू मैरिज। रेस्ट्रेंट टू मैरिज मतलब किसी की मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करना, या किसी को मैरिज करने से रोकना, या किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना, या किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना, ये सब क्या है आपके वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। लीगल प्रोसीडिंग मतलब कि सपोज जैसे गवर्नमेंट जॉब ऑब्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन, पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर इंटरव्यू फेस करते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, फिर आप ज्वाइन करते हैं। बट कोई पर्सन आपको बोले कि मुझे 10 लाख रुपीज़ दो, मैं आपकी सीधा गवर्नमेंट जॉब लगवा देता हूँ, ये सब झंझट में पढ़ना ही नहीं है, तो ऐसा कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रोक रहे हैं ना लीगल प्रोसीडिंग करने से, तो वो क्या है, वॉइड हो जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर कोई पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है। क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि आपने जो है क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, लाइसेंस ऑब्टेन करता है, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराता है, नेम रजिस्टर कराता है ना, तो आप कोई पर्सन उसको रोके कि मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हें लाइसेंस यूँ ही बनवा के दे दूँगा, तो वो भी क्या है, आपका वॉइड है। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। देन है लास्ट पॉइंट, लास्ट कंडीशन, लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करना ज़रूरी है। क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, दोनों पार्टी के साइन होने चाहिए, और अगर रजिस्टर वो किसी एक्ट के अंदर लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है तो वो भी करवाना ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर दी एसेंशियल एलिमेंट जो कि अगर कंप्लीट होते हैं, फुलफिल होते हैं, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, प्लस एनफोर्सेबिलिटी भी आ जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट में। फाइन। सो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो अब इसका क्या है बच्चे, आंसर गलत लिखते जनरली। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आंसर आपको कैसे देना है। इसको दो पार्ट में आप आंसर करेंगे। दो पार्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट और सेकेंडली ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो फर्स्ट जो है आपके ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, सारे टाइप के एग्रीमेंट जो होते हैं आपके सोशल, डोमेस्टिक, कमर्शियल, वो बताएंगे, प्लस ये एनफोर्सेबिलिटी बताएंगे। तो आपका वो हो जाएगा ये फर्स्ट पोर्शन। सेकेंड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट में क्या होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे ये जो हमने सेइंग डिस्कस की थी कि देयर इज़ वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ ए फायर, विदाउट फायर देयर इज़ कैन बी नो स्मोक। ओके, सो ये आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आपका ये 10 to 15 मार्क्स का आंसर हो जाएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन कम्स, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल हुआ। अब एनफोर्सेबिलिटी कैसे आती है, जब ये 10 जो पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए थे ये फुलफिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। फाइन। एंड द लास्ट, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो डायरेक्टली पूछा है वैलिड एग्रीमेंट के क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एलिमेंट्स होंगे, तो डायरेक्टली ये 10 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है।